जमीन की खरीद और बिक्री से संबंधित नियमों में यहाँ पे 4 बड़े भारी बदलाव को कर दिया गया है और यहाँ पे जो बदलाव किए गए हैं कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग से बिल्कुल डायरेक्ट कर दिए गए हैं और कुछ जो बदलाव है यहाँ पे डायरेक्ट आपके गवर्नमेंट की तरफ से ही किए गए हैं। तो इन सभी बदलावों में जो शामिल चीज़ें हैं, कहीं नकद धनराशि की लेन देन की सीमा को लेकर के बदलाव किए गए हैं, कहीं रजिस्ट्री में लगने वाले डॉक्यूमेंट को लेकर के बदलाव किए गए हैं, कहीं रजिस्ट्री में होने वाली सारी प्रक्रियाओं में बदलाव हुए हैं और कहीं पे जो बदलाव हुए हैं रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ही बेचने और खरीदने के अधिकार को लेकर के हुए हैं। तो इन सभी चारों बदलावों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाला हूं और साथ ही इस वीडियो में आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि वीडियो भी यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे पहले बड़े बदलाव के बारे में, तो ये हमारा जो पहला बड़ा बदलाव है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। दोस्तों रिसेंटली एक रूलिंग निकल करके आई है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बोला गया है बिल्कुल क्लियरली कि अब पति की जमीन को बेचने का जो अधिकार है उसकी पत्नी के पास भी चला आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस को दिया गया है। नॉर्मल कंडीशंस में ये अधिकार नहीं आएगा, कुछ कंडीशंस को दिया गया है जिसमें पति की जो जमीन है उसकी पत्नी भी बेच सकेगी। यहाँ पे जो परिस्थितियाँ दी गई हैं कि अगर पति कहीं भी किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या फिर कोमा में चला जाता है, मतलब कोई भी अगर ऐसा सिनेरियो है तो पति की जमीन को उसकी पत्नी भी बेच सकेगी। और यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट को ऐड कर दिया गया है। पहला जो पॉइंट यहाँ पे रखा गया है कि जो पति के इलाज के लिए जब पत्नी जमीन को बेचेगी तो जमीन को सिर्फ और सिर्फ अधिकतम दामों पर ही बेचा जा सकेगा। जो भी उस जमीन की एकदम एक्चुअल वैल्यू होगी उससे यहाँ पे अधिकतम दामों पर ही इसको बेचने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं कि ज़मीन का एक्चुअल रेट कुछ और है और परेशानी में होने के कारण उस ज़मीन को कम दामों पे बेचा जाए, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ उस ज़मीन के अधिकतम दाम पे ही बेचा जा सकेगा। और इसी पॉइंट में एक और चीज़ को कहा गया है कि जो भी ज़मीन की बिक्री से पैसे मिलेंगे उस पैसे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह किया जा सकेगा, या तो पति के इलाज के लिए या फिर बच्चों की देखभाल के लिए। इन दोनों चीज़ों के अलावा उस पैसे का उपयोग और कहीं भी नहीं किया जा सकेगा। और बिल्कुल यहीं पे हम लोग समझते हैं इसी पॉइंट के अंदर दूसरे पॉइंट के बारे में कि अगर किसी भी रिश्तेदार या फिर भारत के किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो भी पत्नी के पास पति की ज़मीन को बेचने का जो अधिकार आया है और जो उससे पैसे मिले हैं उसका उपयोग पति की देखभाल या फिर बच्चों के लिए नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आपकी बात जो है वो सही पाई जाती है तो यहाँ पे पत्नी के पास इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही था पहला रूलिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकल करके आ रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया। अभी हम लोग जंप करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर में। तो हमारे जो दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल डायरेक्ट किए गए हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये नकद धनराशि की लेन देन की सीमा को लेकर के है। तो यहाँ पे आप जो नकद में लेन देन करते हैं इसकी लिमिट को यहाँ पे 20,000 रुपये कर दिया गया है, यानी कि अब आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये तक की ही नकद का लेन देन कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उसको आपको ऑनलाइन मोड से ही करना पड़ेगा। एक चीज़ को यहाँ पे मेक श्योर करके वेरीफाई कर लीजिएगा, आपके लोकेलिटी के अनुसार यहाँ पे जो 20,000 रुपये की लिमिट यहाँ पे रखी गई है ये अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि इसको शासन स्तर पे अलग अलग जगह बदला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी रूल में यही है कि सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये तक की ही आप नकद लेन देन कर सकते हैं। उसके ऊपर की नकद लेन देन आपको करना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर आपकी रजिस्ट्री जो है वो रद्द की जा सकती है। लेकिन आप इस लिमिट को एक बार अपने लोकेलिटी में वेरीफाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके शासन स्तर पर ये अलग अलग भी की जा सकती है। अभी भाई हम लोग जंप करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर में। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है थोड़ा सा यहाँ पे लंबा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस तीसरे पॉइंट को मैं आपको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस प्रोसेस बताता हूँ कि पहले क्या होता था और अभी कौन सी चीज़ को बदल दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराने जाते थे तो जो भी रजिस्ट्रार होते थे वो आपसे सिंपली बस पूछ लेते थे कि क्या आप अपने पैसे को पा गए हैं। अगर आप हाँ कर देते थे और उसके साथ बस आपसे ये पूछ लिया जाता था कि आप अपना पैसा कैसे लिए हैं, चेक से लिए हैं या फिर कैश में लिए हैं। अगर आप सिंपली हाँ कर देते थे तो आपकी जो रजिस्ट्री थी वो हो जाती थी, यानी कि विक्रेता अगर सिर्फ ये कह देता था कि हाँ भाई हम पैसा पा गए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती थी, रजिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट मान ली जाती थी। लेकिन अब यहीं पे जो बदलाव किया गया है उसको समझिए। ये तो मैंने जो बताया है ये प्रीवियस प्रोसेस है, अब ये चीज़ें तो फॉलो होंगी ही, इन चीज़ों को हटाया नहीं गया है। इसी चीज़ में एक और चीज़ को लाके ऐड कर दिया गया है कि अब विक्रेता को अपना पेमेंट प्रूफ भी पेश करना पड़ेगा। पेमेंट प्रूफ मतलब कि वो पैसे को अगर रिसीव किया है तो कैसे किया है। अगर बैंक अकाउंट में रिसीव किया है तो पासबुक वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, मतलब एक पेमेंट प्रूफ को भी आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। चाहे आप NEFT की रसीद लगा दीजिए, मतलब कुछ भी, एक विक्रेता का वहाँ पे कोई भी पेमेंट प्रूफ होना चाहिए कि वो अपने पेमेंट को पाया है, चाहे चेक पाया, मतलब कैसे भी
एक पेमेंट प्रूफ वहाँ पे ऐड होना चाहिए, तभी आपकी जो रजिस्ट्री है वो वैलिड मानी जाएगी। और इसी नियम से बिल्कुल मिलता जुलता जो हमारा अगला और सबसे अंतिम नियम है वो भी कुछ इसी से बिल्कुल मेल आपको खाता हुआ मिलेगा। लेकिन प्रीवियस नियम में बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, आपको बिल्कुल रिटन में आपके पास एक पेमेंट प्रूफ होना चाहिए जो कि विक्रेता का आपको लगाना है, तभी आपकी जो रजिस्ट्री है वो वैलिड होगी। जंप करें हम आपको बिल्कुल चौथे पॉइंट के ऊपर में। तो ये जो चौथा पॉइंट है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये पिछले पॉइंट से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो मिलते जुलते में क्या चीज़ें हैं, पहले के लोग क्या कर देते थे कि पेमेंट, यहाँ पे मैं आपको पीछे से ही कनेक्ट करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। पहले क्या होता था, मान लीजिए कि ज़मीन अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि पेमेंट कह दूंगा कि मेरा एक दोस्त है वो कर देगा, या फिर मैं जिससे के भी ज़मीन खरीद रहा हूँ उसको पेमेंट न दे करके उसके घर वालों को पेमेंट कर दूंगा, या फिर उसके किसी अगल बगल रिश्तेदार को पेमेंट कर दूंगा। तो पहले ये चीज़ें चल जाती थीं, लेकिन अब यहीं पे कुछ बड़े बदलाव को किए गए हैं और इस बदलाव में भी 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको भी आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन प्राइमरी स्तर पे क्या चेंजेस हुए हैं पहले आप उसको समझिए। यहाँ पे जब भी आप ज़मीन की खरीद और बिक्री को करेंगे तो जो भी ज़मीन का विक्रेता होगा, यानी कि ज़मीन को बेचने वाला विक्रेता और ख़रीदने वाला क्रेता, तो जो पेमेंट है इन्हीं दोनों लोग के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ज़मीन को खरीद रहा हूँ तो पेमेंट मुझे ही करना पड़ेगा, और जो भी ज़मीन को बेच रहा है मैं जो पेमेंट करूँगा वो उसी को करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पेमेंट उसके घर वालों को कर दूँ या फिर मेरी जगह पर जो पेमेंट है वो कोई और आके कर दे। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से ये समझिए कि इस नियम में भी 2-3 ढील दी गई हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता है कि जो भी ज़मीन को खरीदने वाला हो हमेशा पेमेंट वही करे। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि जो ज़मीन है अपने बच्चे के नाम से खरीदते हैं, कोई अपने पिता के नाम से भी खरीद सकता है, कोई क्या करेगा अपनी वाइफ के नाम से ज़मीन को खरीदना चाहता है। तो अलग अलग परिस्थितियां यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे अगर कोई अपने बच्चे के नाम से ज़मीन खरीद रहा है, अपने वाइफ के नाम से ज़मीन को खरीद रहा है, तो अब यहाँ पे कोई ज़रूरी तो है नहीं कि वाइफ भी वर्किंग हो और पेमेंट वही कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को रख दिया गया है जिनको आप फॉलो करके पेमेंट एक सेकेंडरी व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगाना पड़ेगा उसको बोला गया है कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। दोनों सिनेरियो को एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले सिनेरियो में मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है वो ज़मीन जो है अपनी वाइफ के नाम से खरीदना चाहता है, यानी कि वो चाहता है कि ज़मीन जो है उसके वाइफ के नाम से रजिस्ट्री हो। तो अकॉर्डिंग टू द रूल तो सबसे पहले तो यही चीज़ देखी जाएगी कि पेमेंट क्या वाइफ कर दे रही है या फिर नहीं। अब मान लेते हैं कि ऐसा यहाँ पे सिनेरियो जो है यहाँ पे वाइफ पेमेंट नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अटैच कर देंगे। अगर पेमेंट पति करना चाहता है तो पति कर दे, लेकिन अपना और अपनी वाइफ का कोई भी एक कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट को वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिससे प्रूफ हो पाए कि वो आप ही की पत्नी है। अब यहाँ पे आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो जाए कि जो आप लोग हैं एक रिलेशन में, तो वहाँ पे आप पेमेंट को कर सकते हैं। पत्नी के नाम से ही भले ही रजिस्ट्री हो रही हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में जो पति है वो पेमेंट कर सकता है। सिमिलरली बिल्कुल कुछ इसी टाइप से अगर कोई भी ज़मीन अपने बेटे के नाम से खरीद रहा है तो बेटे के लिए भी वो पेमेंट कर सकता है। यही सारे रूल्स एंड सिनेरियो उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल को करके बता दिया। कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे ऐड कर देना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यही द टोटल रूल एंड सिनेरियो। चारों रूल को मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे समझा दिया। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मैं मिल जाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।